हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस बाय प्रशांत में। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो रोज़ की तरह आज मैं फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश विशेषांक का है ये, नगर निकाय प्रणाली क्या होती है। तो नगर निकाय प्रणाली भी हमारे संवैधानिक तंत्र का ही एक हिस्सा माना जाता है। और जिस प्रकार आपने पंचायती राज प्रणाली को देखा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत क्या होती है, उसी प्रकार नगर निकाय प्रणाली को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले रोज की तरह एक छोटा सा इंट्रो रहेगा इसका कि नगर निकाय प्रणाली क्या है। ठीक है, तो नगर निकाय प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की जो शुरुआत की गई थी वो 1916 में की गई थी। और तब जब नगरों के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा जो था एक संयुक्त प्रांत, मतलब उत्तर प्रदेश का ही है, संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित किए गए थे। अब इन दोनों नगर अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी नगरों में यही स्थिति रही कि नगर निगमें, नगर पालिका परिषदें, नगर क्षेत्र समितियां तथा अनुसूचित क्षेत्र समितियां स्थापित की गईं। तो ये नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत जो है 1916 में की गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी नगर निकाय प्रणाली से जुड़ी हुई कि कब हुआ, तो 1916 में हुआ। पहले क्या, कहाँ से शुरुआत हुई, तो राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के जरिए ये पास होता है। और फिर आगे नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर क्षेत्र समितियां स्थापित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ है कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन क्या है। तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं पहले। तो संवैधानिकता का अभाव था, ठीक है, थोड़ी सी संवैधानिकता का अभाव, और जो वित्तीय स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छी ना होने के कारण निकाय जो थे समुचित रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे थे तो हुआ क्या कि 1993 में केंद्र सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें एक नया अध्याय, आप जानते हैं, 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 टी और 243 जेड जी तक इसकी विशेष व्यवस्था की गई। तो ये था 74वां संविधान संशोधन। क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि संवैधानिकता का थोड़ा सा अभाव हो रहा था, वित्तीय स्थिति बहुत सही नहीं थी, निकाय जो थे वो समुचित तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। तो इस कारण से 74वें संविधान संशोधन को किया गया। 73वें संविधान संशोधन जो था वो पंचायतों से जुड़ा हुआ था, आप जानते ही हैं। 74वां जो था नगर पालिका से जुड़ा था, जो स्थानीय स्वशासन है। अब यहाँ देखिए कि 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया, संशोधन अधिनियम 1994 के नाम से एक नया कानून बनाया गया। और इस अधिनियम में राज्य की संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया। ठीक, लेकिन वर्तमान में 4 प्रकार की हैं। अब नगरों के जो प्रकारों की घोषणा रहेगी, किस प्रकार के कौन से नगर रहेंगे, उसकी जो घोषणा करेंगे वो राज्यपाल के द्वारा होगी। एक चीज़ यहाँ क्लियर हुई कि 74वें संविधान संशोधन के बाद एक आपका स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1994 भी ला रही है यूपी गवर्नमेंट, और फिर उसमें नगरों को किन भागों में विभक्त करना है उसकी घोषणा की जा रही है। अब देखिए नगर नगर निगम क्या है। तो नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख होगा, यानी नगर प्रमुख यानी मेयर, एक उप मेयर, 3 प्रकार के सभासदों से होती है। इसकी जो संरचना है ऐसे है। फिर नगर प्रमुख नगर के वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इनकी सहायता के लिए उपनगर प्रमुख 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। ठीक, फिर नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मतलब 2 साल तक उनको आप हटा नहीं सकते हैं, चाहे जैसे भी। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वह पास नहीं हुआ है तो उस तिथि से पुनः 2 वर्ष ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अगर मतलब 2 साल के बाद लाना है और उस तिथि पे कि नहीं पूरा आप साबित कर पाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाते हैं, तो फिर वहाँ से भी 2 साल आगे ही जाएगा वो। अब देखिए, अब सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, आप जानते हैं
कि एक निर्वाचित रहते हैं, एक मनोनीत होते हैं, एक पदेन होते हैं। ठीक, निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका जो नाम होगा वो निर्वाचक सूची में, यानी जो मतदाता सूची होती है, ठीक, उसमें हो, और 21 वर्ष से कम ना हो तथा विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। अब देखिए नगर पालिका परिषद क्या होती है। तो नगर पालिका परिषद की संरचना में एक अध्यक्ष, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य के रूप में है, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सीमा जो है 25 से 55 है। ठीक, ये चीज़ आ जाता है कभी कभी कि कितनी संख्या होती है। और मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होती है। इनमें वार्ड के बजाय कक्ष कहा जाता है। ये ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वार्ड नहीं कहा जाएगा वहाँ। अब परिषदों में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अन्य सभी मामलों में नगर निगमों की ही जैसे स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अब आ जाते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या, तो नगर पंचायत में भी एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित और 3 सदस्य होते हैं। ये चीज़ हुई। निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या रहेगी वो 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती है। और मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होगी यहाँ भी 2 या 3 होगी। शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी ही स्थिति रहती है। लेकिन थोड़ा सा जैसे आपने इन तीनों को पढ़ा, तो पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में कई कार्य भी किए जाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किस किस प्रकार के काम हैं। जैसे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये होता है, पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा कर्मियों का प्रशिक्षण ये हुआ, राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, ये सारी चीज़ रहती है। मतलब रोजगार गारंटी, जीवन गारंटी, ठीक है, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई। बहुउद्देशीय पंचायत भवन, ठीक है, ये सारी चीज़ें पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, पंचायतों के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई चीज़ें। और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखे होंगे कि कई अंत्येष्टि स्थल होते हैं, तो उनके जो विकास का काम होता है वो भी इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो इसके पहले मैंने जो पंचायती राज प्रणाली पढ़ाया था वो, और नगर प्रणाली, तो ये दोनों ही भारतीय संविधान के ही एक पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो लाइक करिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को, क्योंकि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।